बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और व्याकरण के अंतर्गत कल हमने प्रारंभ किया था संधि को। हमने जाना था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत भी हमने बहुत सारे संधि के प्रकार देखे थे, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, ये सब हमने जाना था। और उसके बाद जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपके सिलेबस में 2 संधियां हैं, यण संधि और वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को कल हमने उठाकर खूब अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। और आज आया है नंबर यण संधि का। तो आज हम अध्ययन करेंगे संधि के अंतर्गत यण संधि। कल जब हम लोग वृद्धि संधि का अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने ये बात पर चर्चा करी थी कि वृद्धि संधि का सूत्र जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो वैसे ही यण संधि का सूत्र भी पूछा जा सकता है। इसका सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि वृद्धि संधि का यण संधि का सूत्र है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इको यणचि। कल हमने ये भी जाना था कि संधि जो है वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रारंभिक वर्ण के मध्य होती है, और ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। हम बस देखेंगे ये कि ये वर्ण कौन से होंगे। देखिए, आइए बात करते हैं यण संधि की। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण धन उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण। और यहां पर हम अध्ययन करेंगे उदाहरण का। उदाहरण। तो बच्चों, यण संधि में होता क्या है, प्रथम पद के अंत में या तो आए छोटी ई या बड़ी ई, ठीक है, या आए छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, या आए ऋरी या आए लिरी। प्रथम पद के अंत में ई, ऊ, ऋरी या लिरी में से कोई भी वर्ण आ सकता है। उत्तर पद में क्या आना चाहिए? कोई भी असमान स्वर आना चाहिए, मगर वो असमान हो। असमान क्या होता है? मतलब ई के साथ में ई ना आ जाए, ऊ के साथ में ऊ नहीं आना चाहिए और कोई भी आ जाए। ऐसे ही रीढ़ी के साथ में रीढ़ी नहीं आनी चाहिए, अन्य कोई भी आ जाए। तो कोई भी असमान स्वर आ जाए, आना स्वर ही चाहिए, लेकिन वही स्वर ना हो जो प्रथम पद के अंत में हो, वही स्वर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन है, ये स्थिति है, तो होगा क्या? अगर ई और ई के साथ में कोई भी स्वर आता है असमान, तो जो बनेगा वो होगा ई को या। ई की जगह, ई और कोई भी असमान स्वर की जगह बन जाता है या। ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो बन जाता है वा। ऋरी और कोई भी असमान स्वर होता है तो बन जाता है रा। लिरी और कोई भी असमान स्वर अगर मिलता है तो बन जाता है ला। देखिए, जहां ये मैं नीचे जो ये तिरछी पाई लगा रही हूं, ये तिरछी, इसका मतलब है कि ये अक्षर हमारा आधा है। इसको ह्रस्व या आधा कहते हैं। इसमें आ नहीं जुड़ा हुआ है, स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, ये केवल व्यंजन है। अगर इसमें हम अ जोड़ देंगे तो ये पूरा या बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ई को या, इसको ऐसे याद करिएगा, ई को या, ऊ को वा, ऋरी को रा, लिरी को ला, ई को या, ऊ को वा। इस तरीके से आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की कि कैसे होता है ई को या, कैसे होता है ऊ को वा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, बात करते हैं ई को या कैसे होता है। देखिए, प्रति धन एक। अब देखिए, प्रथम पद के अंत में क्या है? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, मान लीजिए ये ई। और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है? ए। यही यहां पर कहा गया है कि इधर ई हो, इधर कोई भी असमान स्वर हो, ठीक है, ई के बाद असमान स्वर है तो क्या बन जाएगा? या। इन दोनों की जगह बनना चाहिए, हमें बनना चाहिए य। कैसे बनेगा? देखिए, टी में से ये मात्रा बेटा चली गई है, ई की मात्रा हमने हटा दी है, तो ये का तो हो गया भाई आधा। इस स्वर ने इसका साथ को छोड़ दिया। स्वर जिसका साथ छोड़ देता है वो आधा हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में का, खा, गा, घा कुछ भी आप बोलकर देखिए बच्चों, का बोलेंगे तो बाद में अ निकलेगा, का अ निकला ना। हर व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है। अगर व्यंजन का साथ स्वर ने छोड़ दिया तो तुरंत वो व्यंजन आधा हो जाता है। व्यंजन अपने आप में आधा ही होता है, अर्ध ही होता है। तो यहाँ पर ई की मात्रा हट गई तो ता बचा आधा। देखिए, हिंदी संस्कृत और गणित ये दो ऐसे विषय हैं जो बिल्कुल जो है पूर्ण में पूर्ण अंक आपको प्राप्त कराते हैं, और संस्कृत बिल्कुल गणित की तरह कार्य करती है। तो ता में से ई की मात्रा अगर आपने हटा दी तो ये ता हो गया आधा, और ई और ए इन दोनों के संधि होने से जो बना वो बना य। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया या। और ए जो था वो ए स्वर इसमें जब मिल गया तो ये या आधा नहीं रहेगा, इस या में लग जाएगी ए की पाई, और बचा के बन गया प्रत्येक। आया समझ में? अभी आएगा, अभी और उदाहरण जो दूंगी उसके माध्यम से आएगा। अभी इसको दोबारा से बार बार, ये जो मैंने भी बोला है इसको बार बार सुनना कि क्या चीज आपकी छूट रही है। अगर आप इसको कई बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगला उदाहरण जब मैं देखूंगी तो आप इसको और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या छूट गया या क्या समझ में आ गया। मैं उदाहरण लिखूंगी, आप मन ही मन या अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करिए, उसमें जो है आप इसकी संधि करने का प्रयास करिएगा। मधु धन अरि, मधु धन अरि। अब यहाँ क्या है? प्रथम पद के अंत में क्या आ रहा है? छोटा ऊ। हम ऊ को अलग लिख लेते हैं। आप लिखिए या ना लिखिए, अभी आपको समझाने के लिए केवल मैं यहाँ लिख रही हूँ, परीक्षा में आपको नहीं लिखना होगा। ऊ लिख लिया, और उत्तर पद के का जो प्रथम वर्ण है वो है आ। यानी कि देखिए, यही शर्त पूरी हो रही है। प्रथम पद के अंत में ऊ है और उत्तर पद में कोई भी असमान स्वर है। जब ऊ और आ ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाता है? ऊ को व हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर बना हुआ। अब इसकी संधि करके देखते हैं कैसे संधि होगी इसकी। माँ धा में से ऊ की पाई को अगर हमने हटा दिया, स्वर ने साथ छोड़ दिया, तो धा कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ऊ और आ के स्थान पर क्या बन जाएगा? व। अभी तो ये वाला हुआ बना, लेकिन बच्चों ये आ जो है जब इसमें जुड़ जाएगा, ऊ के स्थान पर हुआ हुआ है, और ये वाला आ जो है जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये हलंत वाला नहीं रहेगा, वा ये पूरा वा बन जाएगा, और बचा हुआ री लिख देंगे और बन जाएगा मध्वर। आया समझ में? अगला देखते हैं उदाहरण। तो मध्वरी बना। अगला उदाहरण देखते हैं। पितृ धन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब पितृ में ता में ऋणी लगा हुआ है, पितृ, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया? ऋणी हो गया। और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो ऋणी की जगह क्या आ जाता है बच्चों? ऋणी की जगह क्या आ जाता है? रा। ई की जगह या, ऊ की जगह वा, ऋणी की जगह रा। यहाँ पर आ गया रा। अब देखिए इसकी संधि कैसे होगी। यहाँ हम संधि करेंगे पी, पी लिख लिया हमने, और ता में से ऋणी को जब हटा दिया, स्वर को हटा दिया, तो ता कैसा हो गया हमारा? आधा हो गया। किंतु ऋणी की जगह क्या आ गया था? रा आ गया था, और ता में जब रा मिला तो बन गया त्र, लेकिन ये त्र कैसा था? आधा। अब इसमें बड़ा ये भी जोड़ दिया भाई, बड़ा आ भी,
तो बना पित्रा और ज्ञा, बन गया पित्राज्ञा। आया समझ में कैसे बना पित्राज्ञा? ता आधा हुआ, ऋणी को रा हुआ, ता और रा मिलके त्र बना और बड़ा का डंडा, उसमें जो बड़ा की मात्रा जोड़ी गई तो बन गया पित्राज्ञा। ठीक है, अगला देखते हैं। लिरी, लिरी धन आकृति, लिरी धन आकृति, ये अगर आता है तो कैसे होगा? लिरी के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? ल हो जाता है, तो बन गया ल। लेकिन ये ला हलंत वाला होना चाहिए था, किंतु बड़ा आ है, इसीलिए ये हलंत वाला ला नहीं रहेगा और ला में लग जाएगी बड़ा आ की मात्रा और कृति, और बन गया लाकृति। इस प्रकार बच्चों ये जो है यड़ संधि होती है। परीक्षा में वृद्धि संधि की भांति यहाँ पर भी मैं यही बात बताऊंगी। प्रश्न आता है संधि पहचानिए और संधि का विच्छेद करिए। कई बार संधि का विच्छेद दे रखा होता है और आपको संधि करनी होती है, तो ऐसे तो आ ही सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये वाला पोर्शन जो है आपको ना दिखाया जाए, केवल ये दिया जाए प्रत्येक का संधि विच्छेद करिए या मध्यवरी का संधि विच्छेद करिए। तो इस संधि की बच्चों मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, एक पहचान बता रही हूँ, ट्रिक है ये, आप इसको ध्यान कर लीजिए कि जहां पर आपको आधा अक्षर दिखाई दे, देखिए ता आधा है, ऐसे ही स्वागतम में स आधा होता है, और इसी प्रकार से जो है बहुत सारे उदाहरण है बच्चों जहां पर आधा अक्षर आपको देखने को मिलेगा और या बा रा ला देखने को मिलेगा। या है, बा है, ता में रा जुड़ा हुआ है, ला है, ये तो या बा रा ला देखने को मिलेगा, तो वहां पर यह संधि होगी। यहाँ पर आप ये पहचान जाएंगे। और दूसरी एक ट्रिक ये है बच्चों की सिलेबस में दो ही संधियां हैं, वृद्धि और यण। जहां पर दो मात्राएं होंगी, वृद्धि वाली मात्राएं होंगी, वो वृद्धि संधि होगी, और जहां पर आधा अक्षर होगा वो यण संधि होगी। लेकिन ये ट्रिक जो है बहुत संकीर्ण है, केवल 10वें के लिए है। ऐसा आगे आप जब आएंगे तो बहुत सारी संधियां आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप यही ध्यान रखेंगे यावा राला वाली बात। और जब इसका आप विच्छेद करेंगे तो आप विच्छेद करते समय इस नियम को ध्यान में रखेंगे कि ई और ई आए प्रथम पद के अंत में, ई उ री और री, और इधर असमान स्वर आ रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारे उदाहरण मैं नीचे दूंगी आपको करने के लिए, उनको आप जब हल करेंगे तो आपको ये संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।